नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री का एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि निम्न है। उत्क्रमणीय व समतापी उत्क्रमणीय व समतापी अवस्था में अधिकतम कार्य की गणना मतलब जो कार्य होगा वह अधिकतम कौन सी स्थिति में प्राप्त होगा। स्थिति मैंने दो बताई थी, एक तो अनुत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय। दो प्रक्रम बताए थे, तो इन दोनों प्रक्रमों में कार्य होता है। तो अधिकतम कार्य की गणना कौन से प्रक्रम में होगी, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय। हमेशा याद रखना, अधिकतम कार्य की गणना, अधिकतम कार्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं केवल उत्क्रमणीय स्थिति में कर सकते हैं। कौन सी स्थिति में कर सकते हैं? उत्क्रमणीय स्थिति में कर सकते हैं। वो देखो कैसे कर सकते हैं। देखो मैं कार्य के द्वारा समझा देता हूं इसको। यहाँ पे जो मैंने गैस सिलेंडर लिया था, ये पिस्टन लगा हुआ है जो कि घर्षणहीन व भारहीन होता है। ठीक है, और इसमें ये गैस भरी हुई है। ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर या बाह्य दाब या प्रतिरोधी दाब बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक्सटर्नल और ये आपका गैस का दाब है। गैस का दाब इसको बोलेंगे अपन P। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आरेख के अंदर अपन एक तो V लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, प्रेशर लेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वॉल्यूम लेते हैं, वर्टिकल लाइन प्रेशर लेते हैं। ठीक है, ओके। कि माना ये गैस है, क्या है इसमें गैस भरी हुई है, एक निश्चित मात्रा की गैस भरी हुई है, आदर्श गैस है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक दाब मान लिया तुमने कि यहाँ पे है, ये गैस है, इसका दाब है P1 और आयतन क्या है इसका V1। ठीक है, कोई समस्या? तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा इसमें, इस दाब को बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। क्या होगी? कंप्रेस होगी, क्योंकि गैस का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बाह्य दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको बढ़ाएंगे तब। अगर मैं गैस का दाब बढ़ा दूं, क्या कर दूं, गैस का दाब मतलब इसको मैं क्या कर दूं, निश्चित मात्रा हो गई गैस, है ना। तो इसके दाब में हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी मात्रा निश्चित है, हम चेंज करेंगे केवल इसके अंदर। तो इसको मैं क्या करूं, कम कर देता हूं। क्या करूं, कम कर देता हूं। जैसे यहाँ पे पहले P1 था, तो अब मैंने कर दिया यहाँ पे कम कर दिया, पहले की तुलना में यहाँ से कम कर दिया। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया। तो जैसे मैं इसको कम करूंगा तो पिस्टन क्या होगा ऊपर, तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा, गैस का आयतन बढ़ जाएगा। तो पहले गैस का आयतन क्या था, ये है ना, यहाँ पे था गैस का आयतन। इस बिंदु में देखो P1 था, जैसे भी दाब कम किया तो गैस का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया तो मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही और प्रेशर कम करते जाओ, आयतन बढ़ता जाएगा। इसको कम करते जाओगे, आयतन बढ़ता जाएगा ऐसे। ठीक है, और आरेख कैसे प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, यह आरेख प्राप्त हो गया परवलय का। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे इसको मिलाता हूँ, इस बिंदु को इधर मिला देता हूँ और इस बिंदु को ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, यानी कि इस बिंदु पर दाब क्या है, यहाँ पे इस बिंदु पर गैस का दाब क्या है, इस बिंदु पर दाब क्या है P1, क्या है
P1 आ गया। ओके, इसके बाद में बात करते हैं क्या कि P1 दाब पर आयतन क्या होगा, ये आ गया आयतन P1। P1 दाब पर गैस का आयतन क्या हो गया, V1 हो गया। ऐसे हम बात करें कि इस दाब, इसको मैं मान लेता हूं P2, तो इस P2 दाब पर गैस का दाब क्या हो जाएगा, P2 दाब पर गैस का आयतन, इसको ऐसे कैसे मिला दो, ये मिला, आयतन कितना हो जाएगा, ये हो गया, इसको बोलेंगे V2। और नीचे कर सकते हो आप, ठीक है। तो जिस स्थिति पर हम आरेख देखेंगे ये वाला, यानी कि P2 दाब पर हम देख रहे हैं तो आयतन V2 हो जाएगा, P1 दाब पे देखेंगे तो आयतन V1 हो जाएगा, ठीक है। तो दाब में चेंज करोगे तो आयतन में भी चेंज होगा, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय स्थिति में कि दोनों में वर्क कौन सी स्थिति में मैक्सिमम होता है, ठीक है। देखो यहां पे प्रारंभिक दाब था P1, ठीक है, इसको मान लिया ये वाला है P एक्सटर्नल, ये P एक्सटर्नल है, बाह्य दाब है ना। तो P एक्सटर्नल माना स्टार्टिंग में क्या था, P1 था, मैक्सिमम था। लेकिन जैसे भी इसको कम करता हूं, बहुत कम कर देता हूं, कम करते 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 P2 पे लिया है, बहुत कम कर दिया, क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, माना कि इसको मैंने मान लिया PA या PA मान लो, ठीक है। P2 बराबर क्या हो गया, PA। तो आयतन क्या होगा, तीव्रता से बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आयतन तीव्रता से बढ़ जाएगा। मैं इसको और भी कम कर देता हूं, जैसे यहाँ पे दाब था मेरे अचानक बहुत तीव्रता से, दाब क्या कर दिया, कम, यहाँ पे कर दिया, आयतन क्या हो जाएगा, ये था V1। मतलब जब दाब P1 था तब आयतन V1 था, ठीक है। जैसे ही मैंने दाब को बहुत कम कर दिया, मतलब गैस का दाब इज वेरी वेरी लेस देन, यह है गैस का दाब P और यह है आपका P एक्सटर्नल। मैं इसको क्या कर दूं, बहुत ही कम कर दूं, क्या कर दूं, बहुत ही कम, यानी कि P एक्सटर्नल इज वेरी वेरी लेस देन P, इज वेरी वेरी लेस देन P, ठीक है। यानी कि बाह्य दाब है बहुत ही कम हो जाएगा गैस के दाब से, ये होगा ना। जैसे इसका मान बहुत कम हो जाएगा तो ये पिस्टन क्या होगा, तीव्रता से ऊपर जाएगा, तीव्रता से ऊपर जाएगा तो गैस का प्रसार होगा, प्रसार होगा तो आयतन भी तीव्रता से बढ़ेगा। तो पहले P1 था, जैसे मैंने P2 किया, तीव्रता से दाब को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो आयतन P1 से क्या हो गया, V2। तो ये वाली स्थिति आ गई हमारे पास, क्या आ गई, ये वाली स्थिति। तो यहाँ पे गैस का प्रसार हो रहा है। अब ये प्रसार कैसा होगा बताओ, उत्क्रमणीय होगा या अनुत्क्रमणीय, ये प्रसार है अनुत्क्रमणीय। क्यों, क्योंकि मैंने इस दाब को बहुत ही तीव्रता से कम कर दिया, कम कर दिया तो तीव्रता से आयतन में वृद्धि हो गई। अगर मैं धीरे धीरे कम करता, क्या करता, धीरे धीरे कम करता, पहले यहाँ पे इतना करता, इतना दाब देता, पहले ये ले लिया, आयतन क्या हो जाएगा, इतना, ठीक है। तो ये तो अनुत्क्रमणीय स्थिति हो गई। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो इसके बराबर होगा, जो इसका क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल के बराबर ये कार्य होगा। और अगर मैं उत्क्रमणीय स्थिति की बात करूं तो यहाँ पे परिवर्तन क्या होगा, धीरे धीरे होगा, अनंत सूक्ष्म। तो मैंने दाब में की कमी, बहुत कम कमी कर दी तो यहाँ पे आ गया रे, फिर मैंने और कमी की तो यहाँ पे आ गया रे, फिर मैंने और कमी की, यहाँ पे आ गया, फिर और कमी की, यहाँ पे आ गया, फिर और कमी की, ऐसे, ठीक है। फिर ये कमी, मतलब इस स्थिति में आने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, तब जाके ये आरेख प्राप्त होगा। और अगर मैं अचानक P1 से P2 ले आऊंगा तो ये आरेख, ये क्षेत्र प्राप्त होगा हमारे को, और ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वही क्या होगा, अनुत्क्रमणीय स्थिति में कार्य होगा, जो कि एक क्या है, मिनिमम कार्य है, क्या है, मिनिमम। और उत्क्रमणीय स्थिति का मतलब परिवर्तन ये किया, फिर ये किया, थोड़ा थोड़ा कम करके, है ना, ऐसे परिवर्तन करते हैं। तो
ये आरेख प्राप्त हो जाता है पूरा, है ना। तो इस आरेख का क्षेत्रफल मतलब यहां से यहां तक टोटल इस छायांकित भाग का, जिसको मैं क्या कर सकता हूं, ये इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं हटा दूं ऐसे, तो इस संपूर्ण छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ये अनुत्क्रमणीय स्थिति में कार्य होगा। क्या होगा? अनुत्क्रमणीय स्थिति में कार्य होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे अंतर से प्राप्त हुआ। पहले इतना कम किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, वापस इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अचानक क्या कर दूं, यहां से यहां कर दूं, तो केवल ये क्षेत्र प्राप्त होगा, और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे क्षेत्रफल की तुलना में क्या है, कम है। तो मैक्सिमम क्या हो गया, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये मैक्सिमम कार्य हो गया। और ये हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये केवल उत्क्रमणीय स्थिति में ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उत्क्रमणीय स्थिति में ही प्राप्त कर सकते हैं। अनुत्क्रमणीय स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, कार्य कैसे प्राप्त होगा, केवल ऐसे, ये कार्य प्राप्त होगा। ये P2 हो गया और ये आपका P1 हो गया। तो यहां से यहां तक तीव्रता से परिवर्तन किया। इस स्थिति को हम क्या बोल सकते हैं, अनुत्क्रमणीय स्थिति में जो किया गया कार्य है ये इसकी छाया की क्षेत्रफल, तो ये मिनिमम है और ये टोटल। तो ये ग्राफ प्राप्त होता है उत्क्रमणीय स्थिति में और ये ग्राफ प्राप्त होता है अनुत्क्रमणीय स्थिति में। तो यहाँ पे कार्य की गणना, यहाँ पे कार्य क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे कार्य मैक्सिमम होगा। तो हमेशा याद रखना कि कार्य मैक्सिमम कौन सी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं, ये वाला, है ना। उत्क्रमणीय व समताप अवस्था में अधिकतम कार्य की गणना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो हम थोड़ा डेविएशन कर लेते हैं इसका। यहां पे लिख देता हूं, अधिकतम कार्य की गणना या अधिकतम कार्य की प्राप्ति उत्क्रमणीय व समतापी अवस्था में होती है, अनुत्क्रमणीय अवस्था में नहीं, अनुत्क्रमणीय अवस्था में नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पी एक्सटर्नल दाब है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये गैस इधर दाब है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि जो बाह्य प्रतिरोधी दाब है इसमें क्या करता हूं, अनंत सूक्ष्म कमी कर, मतलब ये दाब है इसकी तुलना में थोड़ा सा कम हो। कितना कम हो, dP, अनंत सूक्ष्म क्या कर दूं, इसको कम कर दूं। तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं, देखो, यानी कि इसमें इतना कम होगा दाब, यानी कि ये पी एक्सटर्नल है और ये गैस का दाब है, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। कितना कम होगा, इतना कम होगा। तो मैं लिख सकता हूं पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू पी माइनस dP। ये हो गया, ऐसे लिख सकता हूं, मतलब गैस के दाब में इतना दाब बढ़ा दूं तो ये प्राप्त होगा। इसका मतलब अर्थात पी एक्सटर्नल और पी, इन दोनों में ज्यादा कौन सा होगा, ये ज्यादा ये कम है, इसमें से इसको घटाया तो ये प्राप्त हुआ, कम हो गया। तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या होगा,
कम होगा। ये कम होगा तो पिस्टन धीरे से ऊपर जाएगा। क्या होगा? पिस्टन धीरे से डीएल क्या हो जाएगा? डीएल रूप से मतलब इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? जितना कम करोगे दाब उतनी ही स्थिति के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएगा। कम करोगे तो कम ऊपर जाएगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अनंत सूक्ष्म कमी कर रहे हैं। जैसे कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर खिसक जाता है। कितना? माना कि वो डीएल विस्थापित। पहले मैंने बता दिया था ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से तो मैं पी एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूँ? पी माइनस डीपी भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? पी माइनस डीपी, क्योंकि इसमें हमने क्या की है? इतनी कमी की है। कमी की है तो ये कम हो जाएगा किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। कितना? डीपी। तो इसके अंदर ये अगर कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा जो कि कम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं माना यार एक बना लेना इसके नीचे, है ना। उपरोक्त सिलेंडर में आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी हुई है, जिसका दाब P है तथा बाह्य दाब या बोल सकते हो प्रतिरोधी दाब P एक्सटर्नल है। प्रतिरोधी दाब P एक्सटर्नल है, ठीक है। क्या है? प्रतिरोधी दाब क्या है? यहाँ पे P एक्सटर्नल, ठीक है। ये P है और ये Px है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोधी दाब है। यदि प्रतिरोधी दाब में अनंत सूक्ष्म dP की कमी कर दी जाए तो पिस्टन डीएल सेंटीमीटर ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। इस दौरान गैस का अनंत सूक्ष्म प्रसार होगा, जिससे गैस अनंत सूक्ष्म कार्य dW करेगी। मतलब जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब इसका दाब कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? ये dP, है ना। तो ये बढ़ गया तो गैस क्या करेगी? पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगी। तो पिस्टन को धकेल रही है गैस, इसका मतलब कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे गैस। तो यहाँ पे गैस जितना कम परिवर्तन करोगे उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत सूक्ष्म कार्य होगा। कब? जब अनंत सूक्ष्म दाब में कमी करेंगे तो अनंत सूक्ष्म विस्थापन होगा और अनंत सूक्ष्म कार्य किया जाएगा जो कि dW है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्य देख सकते हैं। परिभाषा मैंने पहले बता दी थी कार्य की, और सूत्र भी मैंने पहले बता दिया था कि क्या होगा यहाँ पे। तो इतना मैंने लिख दिया है। इसके बाद में डेरिवेशन देखते हैं इसका।
कार्य देख लेते हैं किया गया कार्य क्या है यहाँ पे DW इक्वल टू कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे हो गया प्रतिरोधी बल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बाह्य बल भी बोल सकते हैं। तो DW बराबर यहाँ पे हो जाएगा F इंटू DL। ओके, F इंटू DL समीकरण 1। चूंकि F बराबर क्या होता है, बल इक्वल टू क्या होता है, प्रतिरोधी दाब इंटू क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल देख रहे हैं अपन। तो F बराबर क्या हो गया, प्रतिरोधी दाब इंटू A। यहाँ पे क्या लिखोगे, A बराबर हो गया पिस्टन का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू A। अब रख दो अबाव वैल्यू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। उपरोक्त F का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। DW इक्वल टू क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू A इंटू DL। ओके, ये समीकरण 2। चूंकि वी नो दैट P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लिखा था आपने, P माइनस DP, ये लिख दिया। इसी प्रकार A इंटू DL, A क्षेत्रफल है, DL क्या लंबाई है, तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या हो गई, आयतन हो गया। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा A इंटू DL। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो रहा है, अनंत सूक्ष्म है, तो आयतन में परिवर्तन भी क्या होगा, अनंत सूक्ष्म। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं D। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज रखेंगे। अतः है समीकरण 2 में उपरोक्त मान रखने पर रख दो इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा DW इक्वल टू, यह आ जाएगा P माइनस DP। P एक्सटर्नल हो गया ना, तो P एक्सटर्नल की जगह आ जाएगा P माइनस DP इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा इंटू DV। तो इसको खोल के रख दो, ये हो जाएगा P इंटू DV। तो PDV माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस DP इंटू DV, माइनस DP इंटू DV। ओके, चूंकि यहाँ पे दाब में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, आयतन में भी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, एक नगण्य राशि आएगी, मतलब नेग्लिजिबल। तो हम इसको DP इंटू DV को क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं, क्योंकि ये मान बहुत ही नगण्य आता है, ये बाकी को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं अपन। इधर कर देता हूं। चूंकि DP इंटू DV का मान नगण्य होता है, ठीक है, DP इंटू DV को क्या मान लिया अपन, को नगण्य मानने पर, मतलब नगण्य है, नेग्लिजिबल, इसको हटा दो, है ना, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इस राशि को हटा देते हैं, DP इंटू DV को। इसलिए ये हो जाएगा आपका DW इक्वल टू PDV। ठीक है, समीकरण 3। चूंकि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, गैस के द्वारा, तंत्र के द्वारा। चूंकि कार्य गैस
या बोल सकते हो तंत्र के द्वारा किया गया है, इसलिए क्योंकि कार्य गैस या तंत्र के द्वारा किया गया है, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ये मैंने पहले बता दिया था कि अगर तंत्र कार्य करता है तो ऋणात्मक, अगर तंत्र पर कार्य किया जाता है तो धनात्मक। तो यहाँ पे तंत्र कार्य कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dW इक्वल टू माइनस PdV। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का प्रसार हो रहा है। पहले आयतन V1 था, जैसे प्रसार होगा आयतन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चूंकि गैस का प्रसार आयतन V1 से V2 हो जाता, गैस के प्रसार से, क्योंकि गैस के प्रसार से आयतन V1 से V2 हो जाता है। अतः ये समीकरण 4 हो गया। अतः समीकरण 4 का समाकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर यहाँ पे लिमिट है V1 से V2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्य क्या है, पथ फलन है, तो इसमें लिमिट नहीं लेंगे, क्योंकि कार्य यहाँ पे पथ फलन होता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, न लोअर लिमिट रहेगी ना अपर लिमिट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे होगा इसमें माइनस PdV, माइनस PdV, ओके, PdV, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट होगी V1 से V2, लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2, ठीक है। यहाँ पे W क्या है, एक पथ फलन है, इसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो समाकलन होगा क्या हो जाएगा, W रहेगा, केवल क्या बचेगा इसमें, W। तो ये W हो जाएगा। पहले बताया था पथ फलन, इसका अगर करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या प्राप्त होगा हमें, W, है ना। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, W बराबर माइनस PdV V1 टू V2, ओके। ये आपका ये समीकरण प्राप्त हो गया 5, ओके, ठीक है। मैं इधर कर देता हूं इसको। यहाँ पे P क्या है, P गैस का दाब, क्योंकि P एक्सटर्नल इक्वल टू P माइनस dV, तो ये P आया मेरे पास P, ओके। ठीक है, ये हो गया। मान लिया था पहले हमने कि गैस क्या है, आदर्श गैस है। माना सिलेंडर में n मोल आदर्श गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, n मोल आदर्श गैस है। अतः आदर्श गैस समीकरण से व्हाट इज आदर्श आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, जो आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा है, ये आपका PV बराबर nRT, दैट्स आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। गैस का दाब, गैस का आयतन, मोल, कितने मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, जो भी है। यहाँ पे गैस स्थिरांक हो गया, T क्या, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन के अंदर लेना आपको, टेम्परेचर क्या लेना है, केल्विन के अंदर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, केवल P वैल्यूज निकालने को, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V,
nRT अपॉन V। यहां पे P का मान रखेंगे यहां से, ठीक है। तो समीकरण 5 में P का मान रखने पर, रख दो, उठा दो इसको, यहां रख दो, ये रख दिया। W बराबर माइनस V1 से V2, P वैल्यूज इक्वल टू nRT अपॉन VD, ये dV आ गया, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, हम समाकलन कर रहे हैं आयतन के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे आयतन वैल्यूज रह जाएगी, बाकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो nRT क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको। तो W बराबर माइनस nRT इंटीग्रेशन V1 टू V2, ये हो जाएगा 1 अपॉन V dV। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट, अपर लिमिट V1 टू, ये लोअर लिमिट V1 टू अपर लिमिट V2। ओके, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू माइनस nRT, हो गया। क्या आ जाएगा इसमें, log E, V आ जाएगा। log E को मैं ln भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूं, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ln अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको log 10 में कन्वर्ट करना है। ln का मतलब इसका बेस क्या होता है, E होता है ना। log 10 में 10 होता है बेस, तो यहाँ पे ln अलग चीज होती है, log 10 अलग चीज होती है ना। तो दोनों में डिफरेंस देख लो। ये हो गया आपका समीकरण 6। समीकरण 6 को log 10 में बदलने पर, ये भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, ये भी काम नहीं आएगा और दूसरा को भी काम आ सकता है ना। समीकरण 6 को log 10 में बदलने पर, अब बदलने के लिए 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT, ऐसे कैसे आ जाएगा, nRT log 10 V2 अपॉन V1। तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, ठीक है। ये समीकरण 7 हो गया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है, V2 अपॉन V1। अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इसके आधार पर डेरिवेशन होते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है ना। आयतन दे रखा है, प्रारंभ में आयतन इतना था, बाद में प्रसार किया तो आयतन इतना हो गया, तो वो आ जाएगा V2 अंतिम आयतन बटा प्रारंभिक आयतन nRT, है ना। R का मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये होता है ना R का मान। और T दे रखा होगा, डिग्री में देखा तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना था, 273.15 जोड़ना है। 0.15 जोड़ो या ना जोड़ो, 273 भी जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यदि गैस है, उसका दाब P1 है, दाब या आयतन हो गया V1, है ना। और एक गैस है जिसका दाब है P2 और V2, ये दोनों बराबर होते हैं। कब होंगे देखो, इसको मैं समझा देता हूं। P1 V1 बराबर nRT, ऐसे P2 V2 बराबर nRT।
एक ही गैस है, उसके मोल भी सेम है, ये मान भी सेम है, टेम्परेचर भी हमने क्या ले लिया दोनों के लिए, मतलब दो गैसें हैं आदर्श गैसें, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे है, दोनों के लिए R का मान सेम रहेगा, दोनों के लिए मोल, एक मोल गैस ले रहे हैं तो दूसरी भी एक मोल ले रही है, तो ये वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये अपने आप ही सेम हो जाएगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए P1 V1 बराबर P2 V2, ये हो गया। हम निकालना है P2, ये निकाल लो, तो P1 ऐसे कैसे रख दो, P2 इधर ले आओ, P2 V2 यहाँ पे है V2, ये आ जाएगा V1, ये हो गया समीकरण 8। अब मैं V2 अपॉन V1 के स्थान में रख सकता हूं समीकरण 7 व 8 से क्या हो जाएगा, W माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 के स्थान में क्या कर सकता हूं, इसके स्थान में ये कर सकता हूं P1 अपॉन P2 कर सकता हूं, P1 अपॉन P2 कर सकता हूं। चूंकि कार्य उत्क्रमणीय व समतापी अवस्था में है, इसलिए कार्य अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, W मैक्सिमम, या बोल सकते हो W मैक्सिमम ना भी दे तो ये भी लिख सकते हो W रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब उत्क्रमणीय स्थिति में जो कार्य होगा वो मैक्सिमम होगा, या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, बराबर जो मान है वो आ जाएगा माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ये भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो W मैक्सिमम इक्वल टू W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log, यह आ जाएगा V2 अपॉन P1। ये आपके दो समीकरण है, दोनों ही समीकरण काम में आते हैं। अगर दाब दे रखा है तो ये काम में ले लो, आयतन दे रखा है तो ये काम में ले लो, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसमें हम आरेख बना लेते हैं। अब अधिकतम कार्य का जो गणना की उस सूत्र हमने बना दिया है, ये वाला, इसका हम आरेख बनाएंगे। देखो आरेख है, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि आरेख उत्क्रमणीय स्थिति में क्या होता है और अनुत्क्रमणीय स्थिति में क्या होता है, ठीक है। तो आरेख की गणना कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा है। आरेख उत्क्रमणीय स्थिति में मैक्सिमम वर्क के लिए, ठीक है। यहां पे आरेख, ठीक है, समझा दिया था मैंने पहले, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं उसको। प्रारंभिक स्थिति है V1 और यहां पे दाब हो गया P2, ठीक है। ऐसे आरेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो उत्क्रमणीय स्थिति में यहां पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ये हो गया अंतिम आयतन, मतलब यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, डिफरेंस। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं P1 V1 और ये हो गया P2 V2। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम करते जाते हैं धीरे धीरे, तो पूरा एक क्या हो जाता है, इसको हम छायांकित कर देते हैं और इसी का जो क्षेत्रफल होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका अधिकतम कार्य हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो वो क्या स्थिति है कि यहाँ पे दाब P1 था और यहाँ पे दाब क्या है P2। डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे तो तीव्रता से होगा ये परिवर्तन, जो तीव्रता से होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। और यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, अपन धीरे धीरे आएंगे, पहले यहाँ पे, फिर 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 यहाँ पे, ऐसे ऐसे करते फिर हम वापस भी जा सकते हैं। मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें एक तरफ आने के बाद भी उसको दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे है
तो वो उत्क्रमणीय हो गया। तो इस संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल जो डार्क है ठीक है, अधिकतम कार्य के लिए ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मान अधिकतम कार्य के बराबर होता है, अधिकतम कार्य होता है, अधिकतम कार्य होता, ठीक है। तो ये आरेख हो गया, ये आपके आरेख होता है अधिकतम कार्य की गणना। अधिकतम कार्य प्राप्त होता है अनुत्क्रमणीय कार्य से, मतलब पहले इतना आ गया, छोटे छोटे ऐसे ये बना लिया आपने, फिर ये बना लिया आपने, ये बना लिया, फिर ये बना लिया, फिर ये बना लिया, ऐसे छोटे छोटे, और इनको ऐसे मिला दिया। तो ये टोटल क्षेत्रफल आ गया, वो क्या हो गया, ये टोटल है उत्क्रमणीय। और अगर हम केवल इसकी बात करते हैं तो ये अनुत्क्रमणीय, केवल इसकी बात करेंगे तो अनुत्क्रमणीय, मतलब अनुत्क्रमणीय छोटे छोटे अनुत्क्रमणों से एक उत्क्रमणीय कार्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अनुत्क्रमणीय स्थिति में अधिकतम कार्य का ग्राफ प्राप्त हो गया। इसके बाद में जो भी बच रहा है वो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लगातार आप वीडियो देखते रहे हैं, नोट्स बनाते रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप आधा देख लेते और आधा बाद में देखेंगे, नहीं, रेगुलर रहो, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर बाद में पढ़ोगे तो आपको वर्कलोड रहेगा, फिर आपकी टेंशन होगी, कई प्रकार की बीमारियां, ठीक है। धन्यवाद।